साध्वी प्रज्ञा कुंभ में स्नान करने के लिए भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना हो गई हैं। सुबह डॉक्टरों ने भोपाल में मेडिकल चेकअप किया था, जिसके बाद भारी सुरक्षा के बीच साध्वी को उज्जैन ले जाया जा रहा है। इस वक्त 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए ने साध्वी को क्लीन चिट दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। साध्वी 2 साल से भोपाल के अस्पताल में भर्ती है और अब साध्वी को उज्जैन ले जाया जा रहा है। साध्वी लगातार अड़ी हुई थी कि उन्हें उज्जैन के सिंहस्थ में डुबकी लगानी है, स्नान करना है और साध्वी प्रज्ञा ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। प्रज्ञा उज्जैन के लिए निकल पड़ी हैं भोपाल से। उनको एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था, मगर एम्बुलेंस में परेशानी होने के चलते उनको अब फॉर्च्यूनर में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहां उसमें एसी नहीं थी। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसके चलते उनको अब फॉर्च्यूनर में बैठाल के ले जाया जा रहा है। दरअसल 4 घंटे का लंबा सफर है उज्जैन से लेके भोपाल के बीच में, जिसमें उनको काफी परेशानी हो सकती है। उनको कमर में तकलीफ है, दूसरी परेशानियां हैं, जिसके चलते पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ में डॉक्टर्स की भी टीम है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा को फॉर्च्यूनर में शिफ्ट किया जा रहा है। पहले एम्बुलेंस में ले जाने की बात थी, मगर अब बड़ी बात यही है कि उनको तकलीफ होने लगी थी कमर में, काफी गंभीर हालत है उनकी, और अब उनको शिफ्ट करवाया जा रहा है। 4 घंटे का भोपाल से लेकर उज्जैन का रास्ता है, और जिसके बीच में किसी तरह उनको परेशानी नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। उनके साथ उनके समर्थक भी हैं, काफी सारे पुलिस वाले भी हैं, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। कई घेरों में उनको रखा गया है। आगे महिला पुलिस है, उसके बाद फिर जो पुलिस का दूसरा घेरा है वो है, और पूरी कोशिश यही की जा रही है कि इनको उज्जैन ले जाके शिप्रा में स्नान करवा के फिर महाकाल की पूजा करने के बाद फिर उनको वापस यहाँ लेके जाएगा। मगर कुल मिला के प्रज्ञा बहुत तकलीफ में है और उनको किसी तरीके से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, कोई संदेश क्या कहेंगे आप? अरे भैया, वो एम्बुलेंस में इतने झटके लग गए इतनी दूरी में ही, मैं जा नहीं सकती, उसमें चक्कर आए तो मैंने कहा ये आपके लिए बड़ी खुशी का मौका है, आपके लिए बड़ी खुशी का मौका। मैं किस मरते दम तक वहाँ जाऊंगी, इसलिए जा रही हूँ। मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है। ये साध्वी के हट के आगे सरकार को झुकना पड़ा। साध्वी का कभी हट नहीं होता, संकल्प होता है, प्रतिज्ञा होती है, प्रण होता है, उसी को पूरा करने आप जा रही हैं और मैं पूरा करूंगी। अच्छा, और ये जो केस चल रहा है, क्या कहेंगे? अपने दोस्त साबित होंगे, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मालेगांव मैं निर्दोष थी, निर्दोष हूँ और निर्दोष रहूंगी। सत्य सदैव सिद्ध होता है और हमारे शास्त्रों में लिखा है सत्यमेव जयते। हमारी तकलीफ अभी बहुत है। सत्यमेव जयते। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि मैं निर्दोष थी, निर्दोष हूँ, निर्दोष रहूंगी, और उन्होंने संदेश दिया है कि सत्य की जीत होगी। और इस कठिन हालत में साध्वी प्रज्ञा भोपाल से उज्जैन के लिए जा रही हैं। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा जो है वो अब सिंहस्थ के लिए रवाना हो चुकी हैं। इससे पहले कोर्ट ने इजाजत दी थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने मना कर दिया था। और बात करने के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अभी कितनी देर लगेगी सिंहस्थ पहुंचने में और वहां पर क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, उज्जैन से भोपाल से उज्जैन का 3 घंटे का रास्ता है, मगर उसकी हालत बहुत बेहतर नहीं है। तो एम्बुलेंस से पहले साध्वी प्रज्ञा को ले जाया जा रहा था, मगर चूंकि एम्बुलेंस में एसी नहीं थी, गर्मी काफी ज्यादा है, तो उनको एक फॉर्च्यूनर में पीछे गाड़ी में शिफ्ट किया गया है और ये गाड़ी धीरे धीरे जाएगी। अंदाजा ये है कि 4 घंटे तक वहां पहुंचेंगी और उसके बाद उनका जो स्नान का कार्यक्रम था उसमें तब्दीली की गई है और ये कहा गया है कि वो शिप्रा के दर्शन करके आचमन करेंगी और वहां महाकाल के मंदिर के दर्शन करेंगी। और उनकी एक शर्त और थी कि अवधेशानंद महाराज से के मिलने के लिए, मगर इस प्रोग्राम को खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि महाकाल के दर्शन करने के बाद उनको वापस भोपाल रवाना कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के 4 बजे तक वहां पहुंच पाएंगी, 1 घंटे उज्जैन में बिताएंगी, उसके बाद वापस उनको भोपाल रवाना कर दिया जाएगा। मगर ये बहुत ऐसा पहला मामला है कि किसी विचाराधीन कैदी को सिंहस्थ मेले में
कोर्ट की परमिशन से दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए भेजा जा रहा हो। बिल्कुल, और सरकार ने हालांकि मना भी कर दिया था कि किसी विचाराधीन कैदी को ऐसे नहीं भेजा जा सकता, लेकिन कोर्ट ने इजाजत दी और उसके बाद सरकार को भी झुकना पड़ा। आपको बता दें कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह को एनआईए की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या शहीद हेमंत करकरे ने बतौर एटीएस चीफ जो जांच की थी, क्या वो गलत थी? विपक्ष का आरोप है कि एनडीए सरकार के दबाव में शहीद करकरे की जांच को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों का कहना है कि उस वक्त जानबूझकर हिंदू संगठनों को निशाना बनाया गया था। 26 नवंबर 2008 को 10 आतंकवादियों ने मुंबई को निशाना बनाया था। तब उन आतंकवादियों का मुकाबला करने वालों में एक नाम था हेमंत करकरे का। हेमंत करकरे उस समय मुंबई एटीएस के प्रमुख थे। हमले की खबर मिलते ही वो आतंकवादियों का मुकाबला करने निकल पड़े, लेकिन आतंकवादियों की बंदूक से निकली 3 गोलियों ने उनके सीने को छलनी कर दिया। हेमंत करकरे की शहादत के लिए उन्हें बाद में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन अब मालेगांव धमाके को लेकर उनकी जांच पर सवाल उठ रहे हैं। सितंबर 2008 में मालेगांव धमाकों को लेकर एनआईए ने जो नई चार्जशीट दाखिल की है, उसमें एटीएस की जांच में कई कमियां बताई गई हैं। बतौर एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे ने ही इन धमाकों की जांच शुरू की थी। करकरे ने ही इस बात का खुलासा किया था कि धमाकों में इस्तेमाल मोटरसाइकिल दरअसल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम थी। अक्टूबर 2008 में एटीएस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित भी थे। हेमंत करकरे ने अपनी जांच में साध्वी प्रज्ञा सिंह को मुख्य साजिशकर्ता बनाया था, लेकिन अब एनआईए ने दावा किया है कि एटीएस ने गलत तरीके से जांच की और नकली सबूत पेश किए। एनआईए की चार्जशीट में करकरे और उनकी टीम पर गवाहों को प्रताड़ित करने, उन पर दबाव बनाकर आरोपियों के खिलाफ गवाही लेने का आरोप लगाया गया है। करकरे की टीम के एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर बागड़े पर एक आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स रखने का आरोप है। इस आरोप को साबित करने के लिए एनआईए ने सेना के कैप्टन नितिन जोशी की गवाही अदालत में पेश की, जिसने करकरे की टीम पर आरडीएक्स प्लांट करने का बयान दिया। चतुर्वेदी का सवाल है, 2013 से उनकी पिटीशन पेंडिंग थी कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए थे कि एटीएस अधिकारियों ने वहां पे आरडीएक्स प्लान किया। आर्मी अधिकारियों ने अपने जवाब में कहा था कि बिल्कुल उन्होंने एटीएस प्लान किया है और उन्होंने देखा है, तो इसलिए हमको बहुत आशा थी। एनआईए के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ एटीएस ने मकोका कानून को भी गलत तरीके से लगाया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर एटीएस की जांच में इतनी खामियां थीं, तो क्या इसके लिए बतौर एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे सीधे तौर पर जिम्मेदार थे? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दल इसे एक शहीद का अपमान बता रहे हैं। हेमंत करकरे ने अपनी जान 26/11 हमले के दौरान बड़ी बहादुरी से आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए दी थी। आज ऐसे पुलिस अफसर पर एनआईए ने और मोदी सरकार ने तीखा हमला बोलकर शहीदों की शहादत पर सवाल उठा दिया है, और ये हम सब के लिए बड़ी शर्म की बात है। और एनआईए को, मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इस पर देश से माफी मांगनी चाहिए। हेमंत करकरे हमारे अमर शहीद हैं मुंबई पुलिस के और बहुत ही अच्छे अधिकारी थे। ये बात सही है कि इस केस के अंदर उनके ऊपर बहुत पॉलिटिकल दबाव डाला गया और इस पॉलिटिकल दबाव में उन्होंने उसमें काम करना पड़ा। हेमंत करकरे 1982 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। जल्द ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। मुंबई पुलिस में शामिल होने से पहले करकरे करीब 7 साल तक खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में रह चुके थे। उसके बाद मुंबई पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर बने और जनवरी 2008 में एटीएस के प्रमुख बनाए गए। लेकिन मालेगांव बम धमाकों की जांच को लेकर उन पर सवाल पहले भी उठ चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस ने एटीएस पर जानबूझकर हिंदूवादी संगठनों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। अब एनआईए की चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम हटने के बाद से एक बार फिर बीजेपी आरोप लगा रही है कि हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का प्रश्न है, जैसे उनको गिरफ्तार किया गया था और जब से उनको गिरफ्तार किया गया था उसके ऊपर तभी से संदेह व्यक्त हुआ था। जिन अधिकारी
उनको लेकर के आए थे और 4 दिन तक साध्वी प्रज्ञा को ऐसे ही रखा गया बिना गिरफ्तार किए और वहाँ पर ये पहल होती रही कि उसका पॉलिटिकल माइलेज क्या मिलेगा। हुजी और सीमी से हटा करके इस जांच को हिंदू संगठनों और सेना के खुफिया यूनिट की ओर ले जाने का देशद्रोही कार्य भी कांग्रेस के इशारे पर एटीएस महाराष्ट्र ने और एनआईए ने किया था। मालेगांव बम धमाकों के मामले की सुनवाई अभी अदालत में चल रही है। एनआईए की ताजा चार्जशीट के बाद अदालत के सामने अब इस केस की 2 चार्जशीट मौजूद हैं। अब ये अदालत को तय करना है कि वो इनमें से किन तथ्यों को स्वीकार करती है और उस पर क्या फैसला लेती है। तो एक तरफ शहीद हेमंत करकरे की जांच पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ विभिन्न राजनीतिक दल लगातार ये कह रहे हैं कि ये शहीद का अपमान है। इस बीच साध्वी प्रज्ञा ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि वो निर्दोष हैं और सत्य की जीत होगी।